ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर रहेगा आप लोगों का HTML का। इससे पहले आप लोगों का मेरे ख्याल से जो हमने अभी तक देखा हुआ है वो C प्रोग्रामिंग हो चुका है। ठीक है, C++ हमने रिकॉर्डेड आप लोगों को लेक्चर्स में दिया हुआ है और DSA ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हमने C लाइव लिया था, DSA लाइव लिया था और अभी कोर जावा भी आप लोगों का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी आगे जो हमें देखना है आज से हम लोग फ्रंट एंड का पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, जब फ्रंट एंड खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर से आपके बैक एंड के पार्ट पे आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में डेटाबेस के पार्ट पे भी आएंगे। ठीक है, अभी फ्रंट एंड में आज से जो हम लोग देखने वाले हैं वो आप लोगों का सबसे पहला चलेगा HTML खत्म होने के बाद में हम लोग देखेंगे इसका दूसरा, उसके बाद में CSS खत्म होने के बाद में हम लोग देखेंगे फ्रंट एंड के अंदर बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप खत्म होने के बाद में आएगा आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट क्या है, लाइब्रेरी होती है फ्रंट एंड के लिए, जो आपके अलग अलग लाइब्रेरीज अगर आप पूछोगे तो जैसे फ्रंट एंड के लिए हम लोग सीखेंगे फिर बाद में रिएक्ट। ठीक है, बैक एंड में आप लोग Node.js वगैरह यूज़ कर सकते हो या तो एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट की होती है। जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद में हम लोग रिएक्ट लास्ट फ्रंट एंड का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। अभी पहले आप लोगों का ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग बैक एंड पे शिफ्ट हो जाएंगे फिर से, जो आप लोगों का जावा खत्म हुआ है, यानी अभी तो कोर जावा खत्म किया है तो उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस जावा। ये खत्म चालू कब होगा, जब आप लोगों का ये फ्रंट एंड का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। एक एक चीज़ें जैसे HTML खत्म हो, CSS, बूटस्ट्रैप खत्म हो जाएगा। बूटस्ट्रैप यानी क्या होता है, तो HTML और CSS का कॉम्बिनेशन है आपका बूटस्ट्रैप, वो हम देखेंगे। तो जब फ्रंट एंड खत्म होगा तो हम एडवांस जावा देखेंगे। एडवांस जावा के बाद में जावा का फ्रेमवर्क जो हमने बताया हुआ था आप लोगों को, स्प्रिंग बूट। ठीक है, स्प्रिंग बूट हम लोग कवर करेंगे। फिर बाद में आपका APIs कवर की जाएगी जो प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी लगती है और डिमांड भी है उसकी। और लास्ट में आपका डेटाबेस कवर करेंगे। डेटाबेस में हम लोग SQL कवर करेंगे और PostgreSQL देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पूरा किया जाएगा और लास्ट में आपका पूरा एक मेजर प्रोजेक्ट कवर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज करना आप लोग। ठीक है, तो ये रोड मैप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि आज से जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो अभी आज हम जो देखेंगे क्या है, HTML। किसको किसको पता है, आप लोगों ने शायद पहले किया होगा मेरे ख्याल से ना, आप लोग बैच किया था आप लोगों ने। तो HTML का जो फुल फॉर्म है वो हमें क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये HTML का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब HTML का काम क्या है, क्यों इसे हमें पढ़ना ज़रूरी है, यूज़ क्यों है फ्रंट एंड में इसका सबसे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। अब HTML पढ़ाने से पहले मैं बेसिक कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़ा देना चाहता हूँ, यानी पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता है। ठीक है, जो भी आप लोगों को बेसिक चीज़ पता होगी। जैसे HTML का काम हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट रखी कहाँ जाती है, चलती कैसे है, क्या लगता है वेबसाइट चलाने के लिए, इंटरनेट का यूज़ होता है। ठीक है, बिना इंटरनेट के हम लोग चला सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक बता दूं तो इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जरिया है सिर्फ। ठीक है, यानी मेनी डिवाइसेस कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा हब होगा जहाँ पे इंटरनेट पड़ा होगा और वहाँ से ये इंटरनेट सब जगह पे सप्लाई करता है। ठीक है, अब ये सप्लाई अलग अलग डिवाइसेस पे करता है, जैसे मोबाइल पे भी होता है। ठीक है, आपके पास टैबलेट होगा बड़ा तो टैबलेट में भी ये यूज़ होता है, और PC होगा तो PC पे भी ये चलता है।
ठीक है। तो इंटरनेट का यूज़ यही है कि हर एक जगह पे इसको अलग अलग तरीके से इंटरनेट को पहुंचाया जाए, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा पहुंचे। पहले डेटा अगर पहुंचाना होता था तो क्या होता था, ओनली पोस्ट चलता था, ठीक है, यानी लेटर्स हम लोग लिखते थे और उसे पोस्ट करते थे। अब उसी को ब्रीच करने के लिए इंटरनेट लाया गया था, ठीक है। अब इंटरनेट से हम लोग आज की तारीख में यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम लोग पुणे की कुछ डेटा एक्सचेंज करना है, हमारी पुणे में जो ब्रांच है वहाँ पे भी अगर कोई डेटा शेयर करना है तो मैं इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे ईमेल वगैरह हो गया, ईमेल से भी मैं कोई फाइल भेजनी है तो ईमेल के द्वारा मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। कोई वीडियो भेजना है तो वो ईमेल के द्वारा भी भेज सकता हूँ, या फिर एप्लीकेशन से, जैसे हमारे पास आज की तारीख में व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वीडियोस वगैरह भेजने के लिए या व्हाट्सअप से चैट वगैरह करने के लिए। सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही की जाती है। अगर इंटरनेट नहीं आया होता तो आज जो हम आईटी सेक्टर चला रहे ये होता, ठीक है, नहीं होता, क्योंकि उसके बिना यह पॉसिबल ही नहीं था। अब HTML का भी यूज़ तभी हुआ जब इंटरनेट पहले आया। अब इंटरनेट का यूज़ पहले कहाँ किया गया था, किसी को पता है हिस्ट्री उसकी सबसे पहले? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो। सबसे पहले 1960 में इसका यूज़ किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखो। पूरी तरीके से नहीं किया गया था, लेकिन इजाद जब इसका चालू हुआ काम करना तो सबसे पहले 1960 में अमेरिका में इसका काम किया जा रहा था। वो भी एक कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रही थी वहाँ पे, उस टाइम पे किया जा रहा था। अब अमेरिका वालों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अमेरिका में क्या था उस टाइम पे जब वॉर चल रहा था तो उन्होंने छोटे छोटे कंप्यूटर्स यानी एक डेटा सेंटर बना के रखा हुआ था। अब वो डेटा सेंटर जो उन्होंने बना के रखा था तो उनको डर था कि किसी ने अगर हम पे हमला किया तो वो डेटा सेंटर से, अगर समझ लो 10 उन्होंने डेटा सेंटर, एक उनका मेन डेटा सेंटर था, यहाँ पे कहीं पे एक सेंटर, यहाँ पे, यानी युद्ध जब भी चलता है तो हम लोग अलग अलग जगह पे हमारा डेटा रखते हैं। यानी कुछ भी होगा, जैसे हम लोग भी हमारे फोटोज़ वगैरह अगर हम रखते हैं तो सिर्फ मोबाइल में नहीं रखते, किसी जगह लैपटॉप में भी रखते हैं कि अगर मोबाइल से चला गया तो लैपटॉप पे मिल जाए या हमारे ड्राइव पे मिल जाए। तो इन्होंने भी क्या किया कि जब युद्ध चलता रहे तो उसको कनेक्टिविटी ऐसे रखो कि अगर समझ लो ये एक पॉइंट हमारा डिस्ट्रॉय हो गया तो बाकी जगहों से हमारा कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने वायरिंग बिछा बिछा के ये सारे कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हुए थे उस टाइम पे। तो पूरी तरीके से उस टाइम इंटरनेट आया नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसे वायरिंग्स करके सारे कनेक्शन इस्टेब्लिश किए कि अगर समझ लो हमारे 1-2 पोर्ट खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हमले में, तो हम बाकी जगहों से तो भी अच्छे से कांटेक्ट कर सके, ठीक है। तो उस टाइम पे 1960 में ये युद्ध के दरमियान इंटरनेट का यूज़ हुआ था। अब पूरी तरीके से इसका यूज़ कब हुआ था तो वो अगर आपको जानना है तो उसका पूरी तरीके से यूज़ 1989 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1989 में इंटरनेट का यूज़ चालू किया, जिसको कहा जाता है WWW, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। जिसको बनाया था, इंटरनेट को किसने बनाया था? टिम बर्नर ली। इन्होंने ही HTML को भी इजाद किया था और इन्होंने ही ये 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहले इन्होंने बनाया था, ठीक है। इनको ये आइडिया कहाँ से आया था? इन्होंने पहले जहाँ पे काम कर रहे थे, सर्न नाम की एक कंपनी है, ठीक है, सर्न नाम की एक कंपनी थी अमेरिका में ही, USA में, ठीक है। तो वहाँ पे ये एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तब वहाँ पे इन्होंने पहले क्या देखा, जब भी वो 1980s का दौर था, उस दौर में इन्होंने देखा कि सारे साइंटिस्ट जो थे, इनके यहाँ पे जो इतनी बड़ी संस्था थी, काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि वहीं से सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बने हुए हैं। तो ये लोगों को, साइंटिस्टों को क्या होता था कि इनका डॉक्यूमेंट्स जो रखना होता था, किसी एक दूसरे को देखना होता था। जैसे अगर कोई C प्रोग्रामिंग बना रहा है, कोई C++ बना रहा है, तो उसे C प्रोग्रामिंग का कोई डेटा चाहिए होता था, तो शेयर नहीं कर सकते थे। यानी एक ही जगह बैठे बैठे, वहाँ एक डेस्क यहाँ पे है, वो दूसरे डेस्क पे बैठे बैठे उसका डेटा देख पाए, तो ये सुविधा उस टाइम पे नहीं थी। तो उसी सुविधा को लाने के लिए टिम बर्नर-ली ने 1989 में
सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ किया, यानी पूरा एक वेबसाइट बनाई उन्होंने कि मैं डेटा को शेयर कर सकूं। यानी सभी साइंटिस्टों को इजी पड़े कि डेटा को शेयर कैसे किया जा सके, किसी को किसी दूसरे देश पे जाके बैठने की जरूरत ना पड़े, एक बैठे बैठे अपने ही कंप्यूटर पे किसी का भी साइंटिस्ट का डेटा वो देख सकता है। ठीक है, तो ये करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब एक पहले वेबसाइट तैयार की, पहले एक सबसे छोटा ब्राउज़र उन्होंने बनाया, इसी को ब्राउज़र भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पहले सबसे पहला ब्राउज़र भी था, जो कि टिम बर्नर्स-ली का जो एक छोटा सा पीसी था, उसी पीसी पे उन्होंने रन किया था और बनाया था, और उसका पीसी का नाम क्या था, नेक्स्ट करके उसका नेम था। ठीक है, इसी पीसी को उन्होंने आगे जाके सर्वर बनाया। सर्वर पता है सबको? ठीक है, उन्होंने सर्वर बना दिया था। इसका अगर फोटो चाहे तो मैं अभी गूगल पे दिखा दूंगा। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट उन्होंने बनाई, उसको कहीं ना कहीं रखना भी पड़ता, तो रखने के लिए उन्होंने सर्वर बनाया, क्योंकि सर्वर 24/7 चालू होना चाहिए। तो उन्होंने इसी पीसी के ऊपर एक स्टिकर भी लगा दिया, डोंट टच। ठीक है, इसे कभी स्विच ऑफ नहीं करना है, ऐसा एक मैसेज भी लगा दिया है, इसे 24 घंटे चालू रखना है हमेशा के लिए। सर्वर चालू रहेगा तभी आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये चीज? तो इंटरनेट का काम इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था। अब इंटरनेट के साथ साथ अगर आप पूछोगे तो आईपी एड्रेस एक चीज होती है। क्या होती है, किसी को पता है? आईपी एड्रेस अब इंटरनेट जब आप चला रहे हो तो डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बराबर? समझ लो, हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म है, बराबर है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। अब जैसे मान लो ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, इनके ये पीसीस है। अब ये पीसीस के कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए। जैसे हमने स्टूडेंट ए दिया, स्टूडेंट बी दिया, ऐसे हजारों स्टूडेंट होंगे, तो एबीसीडी तो हमारी 26 अल्फाबेट के बाद में खत्म हो गया। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या काम करता है, हर पीसी को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, यानी एक एड्रेस, एक लोकेशन प्रोवाइड करता है। अब आईपी एड्रेस जो चलते हैं वो 4 डिजिट के पोर्ट पे चलते हैं, उनके पोर्ट होते हैं 4 डिजिट के। ठीक है, जैसे 192.186.1.2 ये होगा एक आपका आईपी एड्रेस। ऐसे ही कई सारे एड्रेसेस आप बना सकते हो या बनते हैं। अब ये जो आईपी एड्रेसेस बनते हैं वो 0 से लेके 255 के रेंज में बनते हैं, इसके आगे नहीं जाता, यानी 256, 287 ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता है पोर्ट 4 में। ठीक है, तो अब ये आईपी एड्रेसेस हर स्टूडेंट को ऐसे अलग अलग तरीके से आईपी एड्रेसेस मिलते हैं। 186.1.2 इसको कुछ अलग मिलेगा, 190.187.2.0। ऐसे जितने भी पीसीज, यानी जितने भी इंटरनेट आप जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हो, चाहे आपका एक मोबाइल है तो मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस होगा, टैबलेट है तो टैबलेट का भी एक आईपी एड्रेस होगा, पीसी है तो पीसी का भी एक आईपी एड्रेस होगा। और ये आईपी एड्रेसेस हमेशा चेंज भी होते रहते हैं कभी कभी आपके सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो आईपी एड्रेस का काम इसीलिए होता है, जब भी कोई फ्रॉड करता है, समझ लो किसी ने इस लैपटॉप से कोई फ्रॉड किया, जैसे कई आए दिन सुनने में मिलता है कि पैसे की हेराफेरी हो गई, किसी ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तब वो पता कैसे चलता है कि उसने कौन सा मोबाइल यूज़ किया था, कौन सा लैपटॉप यूज़ किया था या क्या किया था, तो वो पता चलता है आईपी एड्रेस की मदद से। जब भी साइबर सिक्योरिटी वाले कुछ सर्च करते हैं, उनको ढूंढना होता है, तो सबसे पहले वो सर्च करते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ हुआ था। उस आईपी एड्रेस से फिर पता चलता है कि मोबाइल से काम किया गया है या लैपटॉप से हुआ है या टैबलेट से हुआ है, किस जगह से हुआ है। तो ये आईपी एड्रेस आपको लोकेशन भी बता देगा, कौन सा मोबाइल था, मोबाइल का कौन सा ये था, जैसे सैमसंग था, आईफोन था, क्या था, उसका सीरीज क्या था, उसका IMEI नंबर क्या था, ये आईपी एड्रेस सारी चीज़ें वहाँ पे बता देता है। ठीक है,
अब आईपी एड्रेस के बाद में आगे और हम इंटरनेट के कुछ ये छोटे छोटे पार्ट्स में बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद में हम HTML पूरा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंटरनेट देख लिया, आईपी एड्रेस देख लिया। अब उसके बाद में आपको एक पता होना चाहिए जो है URL। ठीक है, URL का काम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब URL काम कैसे करता है? तो URL का काम जो है, जैसे आप लोग जब भी कोई वेबसाइट चलाते हो तो वेबसाइट चलती कैसे है? उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, जैसे उसमें डोमेन वगैरह दिया जाता है। डोमेन पता है ना सब लोगों को? ठीक है, डोमेन यानी एक एड्रेस होता है। जैसे गूगल क्या है? google.com, ये क्या है? एक डोमेन है। इसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अब हम डोमेन लेना क्यों पड़ता है? सबसे पहले ये भी देख लो, क्योंकि आप हमेशा गूगल सर्च बार में जब जाओगे तो 192.182.182 ऐसे तो सर्च नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके लिए, क्योंकि ऐसे कितने लाखों करोड़ों में आईपी एड्रेसेस है। ठीक है, तो इनको आप ये सारे नंबर्स हमेशा याद नहीं कर सकते सबके। जैसे google.com आपको सर्च करना है तो आप उसका आईपी एड्रेस नहीं याद करते बैठोगे। इंस्टाग्राम आपको लॉगिन करना है तो उसका आईपी एड्रेस आप याद नहीं करोगे। डायरेक्टली हम क्या डालते हैं? google.com या फिर instagram.com या facebook.com, जो भी है। हम codingseeko.in, अगर कोडिंग सीखो की वेबसाइट चलानी है तो codingseeko.in हम डायरेक्ट एक नाम डालते हैं, तो वो नाम को ही हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, अब ये डोमेन कन्वर्ट होता है किससे? आईपी एड्रेस से। एक आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस को एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है डोमेन। ये डोमेन नेम भी आपको परचेस करना पड़ता है। GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, ऐसे कई सारे नेम प्रोवाइडर है, डोमेन प्रोवाइडर है जो आप लोगों को ये प्रोवाइड कर देते हैं डोमेन का नाम। ठीक है, अब ये URL आपको समझ में आया? इसी तरीके URL का पूरा जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी URL काम कैसे करता है? तो HTTP, फिर आपका कॉलन, ऐसे डबल स्लेश, फिर बाद में www. जैसे डोमेन का नाम होगा codingseeko.in, फिर बाद में उसमें आपको क्या सर्च करना है। अगर सर्च करना है तो यहाँ सर्च आएगा, या फिर आपको जहाँ पे जाना होगा कि होम पे जाना है तो आप फॉरवर्ड स्लेश देके होम दे सकते हो, या फिर अबाउट पेज देखना है तो अबाउट भी दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली सिर्फ HTTP www.codingseeko.in ऐसा भी डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसमें पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। तो HTTP का ये जो पहला पार्ट है, इसका काम क्या है? एक लिस्ट ऑफ रूल्स बनाना। किसके लिए? जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो उस वेबसाइट के लिए एक लिस्ट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, वो रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं। जैसे अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो या स्कूल में जा रहे हो तो एक रूल है, कॉलेज में जा रहे हो तो एक उसका रूल है कि आपको 10 से 5 कॉलेज में आना है, आपके इतने लेक्चर्स होने वाले हैं, इन लेक्चर्स के बीच में इस टाइम पे आपकी समझ लो खाने की छुट्टी है या 10-5 मिनट का ब्रेक है। तो ये सारे रूल्स कॉलेज वालों ने बनाए हुए हैं, वो आपको फॉलो करना है। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में जाना है, थियरी है तो थियरी के लेक्चर में बैठना है। तो ये रूल कॉलेज वालों ने बनाए हैं। तो उसी तरीके से HTTP ने एक रूल बनाया है जो सारी वेबसाइट जो भी बना रहे हो उनको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले वेबसाइट में फर्स्ट पोजीशन पे है जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो वो आपको प्रोटोकॉल लिस्ट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसको कोई पढ़ता नहीं है, हालांकि आजकल डायरेक्टली सारी चीज़ें बन जाती हैं। फिर ये है आपका सब डोमेन। ठीक है, URL के अंदर सेकेंड जो स्टेप है, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकेंड पार्ट www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम कहते हैं सब डोमेन। अब ये सब डोमेन हमेशा फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि www के अंदर ही सारी वेबसाइट के एड्रेस रखे गए हुए हैं और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे आपको ये रखना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है,
इसको सब डोमेन कहा जाता है। फिर ये आपका कोडिंग सीखो .in, इसको कहा जाता है डोमेन। ये आपका है डोमेन वाला पार्ट। ये आप चेंज भी कर सकते हो। ये फर्स्ट 2 स्टेप जो है वो हमेशा एक ही रहेगी। ये पार्ट को आप चाहे तो यहाँ google.com कर दो या instagram.com कर दो, या जो भी आपको करना होगा वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। ये चेंजेबल है। ये जो आपका पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सर्च। / यानी कोडिंग सीखो .in के बाद में / लगा के आप जो भी सर्च करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि मैं कोडिंग सीखो .in वाला पूरा पेज ना ओपन करते हुए उसके अंदर का जो मुझे स्पेसिफिक एक पेज चाहिए वो पेज में सर्च करूं, तो / लगा के आप होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट वाला पेज अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपको चाहिए होगा। जैसे आप पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा, तो unipune.ac.in / एग्जाम पोर्टल डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपका पूरा काम करेगा। एक है प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन और सर्च। इसको कहा जाता है आपका अपना URL। इसमें कुछ डाउट? ठीक है, चलो क्लियर है। आगे देखते हैं हम। अब HTTP में भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। ठीक है, अब इसका भी यूज समझ लो। अब HTTP यानी सिर्फ आपका एक लिस्ट ऑफ रूल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, और HTTPS यानी क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है। तो जब HTTP था, यानी जब पहले बेसिक्स वेबसाइट बन रही थी सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तब तक ये ठीक था। लेकिन आज की तारीख में बैंक्स वगैरह है जिनको सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे हम लोग UPI चलाते हैं, तो अगर पहले जैसा ही अगर वेबसाइट होता, सिर्फ हाइपरटेक्स्ट यानी प्रोटोकॉल यानी सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए ही, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ही होता, तो हम जो बैंकिंग लॉगिन करते हैं, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो या फेसबुक लॉगिन करते हो, तो जब लॉगिन करते तो हमारे पासवर्ड भी हम लोग डालते हैं। ठीक है, वो पासवर्ड क्या होता, फिर खुला हो जाता। अगर सिर्फ HTTP वाली वेबसाइट, कभी भी ध्यान में रखना, जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका पार्ट देख लेना, जहाँ पे आप अगर पासवर्ड डाल रहे हो वो HTTPS लगा हुआ होगा तो ही पासवर्ड डालना, अदरवाइज कभी भी अपना पासवर्ड वहाँ पे डालो मत। अगर ऐसी वेबसाइट पे सिर्फ जहाँ पे HTTP आपको दिख रहा है वहाँ पे अगर आप पासवर्ड डाल दोगे तो वो पासवर्ड ओपन प्लेटफॉर्म हो गया आपका, कोई भी वो पासवर्ड को देख सकता है, आपका बैंकिंग लॉगिन करके डायरेक्टली वहाँ से पैसे निकाल सकता है, या फिर आपका इंस्टा पेज लॉगिन कर सकता है। जो भी आजकल वेबसाइट से जो सिक्योरिटी को फॉलो करती है, रूल्स को फॉलो करती है, उनके पास HTTPS होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, ये लोग सिक्योरिटी को, इसके आप जब भी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे लॉक भी दिखेगा, ठीक है, जिस पे HTTPS लगा होगा। मैं अभी दिखा दूंगा चाहे तो वेबसाइट के टाइप में भी। तो ये दोनों आपको फॉलो करना है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है और HTTPS का दोनों का यूज़ क्या है, ये ध्यान में रखो। यानी HTTP अगर है तो वहाँ पे सिक्योरिटी 0 है, और जहाँ पे HTTPS है तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी 101% क्लियर है, ऐसा समझ के चलो आप लोग। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? इसमें कुछ डाउट? तो ये इंटरनेट का बेसिक्स था, मैंने थोड़ा आप लोगों को बता दिया है। ये चाहे तो आप लोग ध्यान में रखो। एक चीज़ एक होती है जिसको कहा जाता है DNS, ठीक है, डोमेन नेटवर्क सिस्टम कहा जाता है इसको। अब इसका काम क्या है तो ये भी बता देता हूं। तो इसका काम, जब आप लोग वेबसाइट या डोमेन खरीदते हो, वेबसाइट जो चलती है, जैसे मैंने बताया कि उसका एड्रेस होता है IP एड्रेस, ठीक है, जैसे 192.186.1.2। तो अभी इसकी एक डायरेक्टरी होती है। जैसे पहले के ज़माने में अगर आप जाओगे तो पहले सिर्फ टेलीफोन हुआ करते थे, ठीक है, तो टेलीफोन होते थे तो उसकी भी एक डिक्शनरी होती थी,
ठीक है, उसके अंदर सब लोगों के नाम के आगे उनके नंबर और एड्रेस दिए होते थे। ठीक है, ये बहुत पहले के यानी 1990s के ज़माने की बात है। उस टाइम पे जब टेलीफोन होते थे तो उसकी पूरी एक डिक्शनरी होती थी, मैंने उस डिक्शनरी को देखा हुआ है उस ज़माने में। तो इसी तरीके से आईपी एड्रेस की भी एक डिक्शनरी है जो आप लोग डोमेन परचेस करते हो। ठीक है, तो वो डोमेन सेव करता है, ठीक है, उस आईपी एड्रेस को। अब इस आईपी एड्रेस पे समझ लो जैसे कि google.com होगा, तो ये काम किसका है सेव करने का? डीएनएस। डीएनएस एक डिक्शनरी है, ठीक है, वो क्या करेगा, सारे आईपी एड्रेस को जो डोमेन दिए जा रहे हैं, जैसे आप अभी एक कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे आपका नाम क्या है? किरण। जैसे किरण को एक वेबसाइट बनानी है kiran.com नाम से, तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा सबसे पहले तो। ठीक है, वो आईपी एड्रेस जब मिलेगा, जो भी होगा, शायद समझ लो ये एक उसका आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अभी इस आईपी एड्रेस को ये किरण लेने जाएगा एक डोमेन नेम, kiran.com नाम से वो डोमेन ढूंढेगा और उसे परचेस कर लेगा वो। तो जब परचेस करेगा तो किरण के नाम पे ये आईपी एड्रेस रजिस्टर होगा, और ये रजिस्टर जब होगा तो ये किसके डिक्शनरी में जाएगा? डीएनएस की डिक्शनरी में जाएगा कि ये आईपी एड्रेस को kiran.com डोमेन नेम दिया गया है। तो डीएनएस का काम वही है कि डिक्शनरी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो इतनी चीजें थी, ये बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने बता दिया है। बेसिक्स में आपको इंटरनेट, आईपी एड्रेस, फिर मैंने एचटीटीपी वगैरह बता दिया है आप लोगों को, HTTPS बता दिया है, ये सारी चीज़ें आप चाहे तो पढ़ लेना। URL बता दिया है, ये भी ध्यान में रखो, इतनी चीज़ें, और DNS। ठीक है, ये बेसिक्स है। ये बेसिक्स इसलिए बताया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जब वेबसाइट बनाओगे तो ये वेबसाइट की जो बेसिक्स है थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हो, गूगल वगैरह पे जाओगे, सर्च करोगे तो इजीली सारा डेटा प्रोवाइड हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे HTML। अब HTML की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया कि 1989 में HTML के पहले www बनाया गया था, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बनाने वाले फादर थे टिम बर्नर ली। ठीक है, इन्होंने बनाया था। इन्होंने ही पहले वेबसाइट www बनाई जिसपे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन रखा, यानी ट्राई कर रहे थे वो पहले 1989 में उन्होंने खुद से एक ट्राई किया कि मुझे डेटा एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करके वेबसाइट्स बनानी है सबके लिए, जिससे आसानी हो सके मेरे टीममेट्स को, यानी टिम बर्नर के जो साइंटिस्ट थे उनके टीममेट्स को आसानी हो सके। तो उन्होंने पहले सबसे पहले www वर्ल्ड वाइड वेब एक वेबसाइट बनाई छोटी सी, जिसपे सिर्फ टेक्स्ट था और कुछ नहीं था। यानी जब 90s का दौर था तो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट चलती थी, और वहां पे सिर्फ आप लोग क्या कर सकते थे, इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते थे। ठीक है, उसके साथ आप कुछ बातचीत नहीं कर सकते। जैसे अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रीड नहीं करते हैं, यानी पहले जो टाइम था 90s का, तो वेबसाइट पे हम लोग सिर्फ रीड कर सकते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, रीड प्लस राइट। ये दौर है 2000 वाला। ठीक है, पहले 90s में सिर्फ वेबसाइट को देखते थे, पढ़ते थे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते थे, खत्म हो गया। जब 2000 का टाइम आया तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड नहीं किया जा सकता था, उसमें कुछ बदलाव अगर करना है तो हम बता भी सकते थे कि ये वेबसाइट के अंदर आपको ये चेंजेस करने चाहिए, या फिर कुछ भी। जैसे अभी उसी टाइम पे आप लोगों का यूट्यूब आया, उसी टाइम पे 2000 में ही आपका इंस्टा आया, फेसबुक आया, ये सारी चीज़ें आने लग गई। तो यहाँ पे हम लोग पहले अगर देखोगे तो आप फेसबुक पे सिर्फ फोटो डाले जा सकते थे, पहले कमेंट करने का ऑप्शन नहीं था, पहले लाइक करने का ऑप्शन नहीं था, जब पहले ये फेसबुक बना था। तो फिर बाद में जब 200 का टाइम आया, मेरे ख्याल से 2004 या 5 के बाद में, आप लोग वहाँ पे जब फोटो डालते थे तो उस पर लाइक का भी बटन आया कि अब आप लाइक कर सकते हो, रिएक्शन दे सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, जब लाइक आया तो लाइक आने के बाद में कमेंट का भी ऑप्शन आया। थोड़े टाइम के बाद में अपडेट किया इन्होंने, तो वहाँ पे कमेंट भी लोग कर सकते थे कि ठीक है, यहाँ पे आप लोग बता सकते हो
कि आपकी फ़ोटो अच्छी लगी नहीं लगी या कुछ भी, एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना स्टार्ट हुआ ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एक दौर अभी आ रहा है जो 2000 मेरे ख्याल से 9 के बाद में आया, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसपे अभी क्या होता है, रीड होता है प्लस राइट होता है प्लस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये दौर अभी आने वाला जो 1-2 साल और मेरे ख्याल से 4-5 साल में ऐसा हो जाएगा कि आप लोग खुद वेबसाइट बनाओगे, खुद ही उसे सब अपना ही एक खुद का एक तुम्हारा प्लेटफॉर्म होगा, उसी प्लेटफॉर्म पे आप खुद उसे डायरेक्ट लाइव कर सकते हो। अभी हमें अगर लाइव करना होगा तो हमें सर्वर चाहिए होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें चाहिए, फिर जाके हम लोग उसे लाइव करते हैं। वो हमारा खुद का नहीं होता है, वो किसी और के प्लेटफॉर्म पे हम लोग लाइव करते हैं, ठीक है। खुद का हम सर्वर बनाते हैं क्या? सर्वर किसी दूसरे का ही यूज़ करते हैं, जैसे गूगल का सर्वर होगा या अमेजोन का सर्वर होगा या किसी का भी, उनकी सर्विस लेते हैं, उनको हम पैसे पे करते हैं। तो आने वाला जो ज़माना है अभी ऑलमोस्ट आ ही चुका है, और आगे जाके अभी आप लोग रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, प्लस एग्जीक्यूट करोगे, और वो भी खुद के प्लेटफॉर्म पे। इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन की मदद से ये सारी चीज़ें अभी हो रही है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, पता है आप लोगों को? हाँ, क्रिप्टो करेंसी जैसे अभी मेरे ख्याल से बिटकॉइन है, इथीरियम है, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाते हैं जो लोग, वो उनका खुद का होता है, यहाँ पे कोई चार्जेस पे नहीं करने होते, उनको फ्री में बनता है, ठीक है। अभी ये कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मार्केट में आगे जाके अभी आएगी। आप लोग खुद भी ऐसे कई सारे इनके मेरे ख्याल से जैसे सोलाना है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है इस पे, वहाँ पे आप लोग आपका सॉफ्टवेयर बना के रख दोगे तो डायरेक्टली कोई भी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है, आपका वेब एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है, आपकी वेबसाइट यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए कोई चार्जेस किसी को कुछ देना नहीं है। आज के तारीख में आप लोग जब यूट्यूब पे जाते हो, चैनल बनाते हो, जब वहाँ से अर्निंग होती है तो उसका कई सारा पार्ट यूट्यूब खुद रखता है, बराबर। जैसे 100% अर्निंग हमें कभी भी नहीं मिलती है, मेरे ख्याल से 60% यूट्यूब रखता है, तो 40% हमें देता है, ठीक है। आने वाले टाइम में जब यहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें बिटकॉइन और इथेरियम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना दोगे, तो आप वहाँ पे जो भी वीडियोस डालोगे उसका 100% आपको मिलेगा। 1-2% शायद ये लोग रखेंगे तो रखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, बाकी सारा का सारा आपका समझ लो 98% सेल्फ खुद का रहेगा। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आप डालोगे वेब 3.0 सर्च करना वेबसाइट पे कभी भी जाके, इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, तो इसमें इंस्टा का भी इक्विवेलेंट आ चुका है, फेसबुक का भी इक्विवेलेंट आ चुका है, व्हाट्सअप का भी इक्विवेलेंट आ चुका है। फिर जैसे अभी हम लोग पेमेंट एक्सचेंज के लिए रुपे यूज़ करते हैं, यानी पेपल यूज़ करते हैं, सॉरी। जैसे अभी हमारा प्लेटफॉर्म है कोडिंग सीखो का, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन परचेज करते हो हमारे कोर्सेज, तो हम जो पेमेंट आता है वो किसकी मदद से आता है? पेपल की मदद से आता है, जो खुद भी मेरे ख्याल से 2-2.5% रखता है, वो अपने पास रखता है, फिर हमें हमारा पैसा देता है वो, ठीक है। एप्लीकेशन की मदद से डायरेक्ट अगर फ़ोन पे वगैरह करते हो तो डायरेक्ट हमें ही आ जाता है, वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं कटते। लेकिन जब एप्लीकेशन की मदद से डायरेक्टली कोई हमारा कोर्स परचेस करता है तो वहाँ पे हमें कुछ कमीशन इनको देना पड़ता है, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए। तो इसका भी कोई ना कोई वहाँ पे इक्विवेलेंट आ चुका है, जहाँ पे 1 रुपये भी इनको देने की ज़रूरत नहीं है। सर्च करना कभी भी नेट पे जाके कि वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है और वेब 3.0 क्या है। ये दौर 90s वाला था, 2.0 ये 2000 वाला दौर है, और 3.0 ऑलरेडी करंटली रनिंग में आ चुका है। आगे जाके हम लोग इसी पे शिफ्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब सिर्फ वेब 1.0 था तो हम पहले से वेबसाइट देखते थे, या उस टाइम पे जो चलता था पोस्ट वगैरह वही सारी चीज़ें करते थे। जब 2.0 आया तो हम ईमेल करने लग गए, पोस्ट को छोड़ दिया हमने, यानी लेटर्स वगैरह लिखना छोड़ दिया हम लोगों ने, तब ईमेल लिखने लग गए, क्योंकि इतने दिन पोस्ट का काम ही कोई बचा नहीं, कोई तब लेटर लिखता ही नहीं था। तो ऐसे ही अभी ये वेब 3.0 पे भी हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा सर्च करो, एडिशनल चीज़ें सर्च करते रहो, देखते रहो आप लोगों को, ठीक है। चलो।
आ जाते हैं हमारे HTML वाले पार्ट पे। अब मैंने जैसे कि बताया कि 1989 में इन्होंने www पहले बनाया, फिर 1991 में इन्होंने HTML लैंग्वेज बनाई। जब पहले बनाया था तो इन्होंने सिर्फ एक वेब पेज बनाया था, ये जहाँ पे ये ट्रायल कर रहे थे। जब ट्रायल इनका हो गया तो इन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जो हर कोई यूज़ करे और अपनी वेबसाइट लाइव कर सके। और वो वेबसाइट जब लाइव करना होता था तो वह लाइव होती थी www पे, क्योंकि ये सारे वेबसाइट का घर है, ऐसा समझ के चलो, ये होम है आपका। जितनी भी वेबसाइट बनती है वो सारी वेबसाइट कहाँ पे जाती है? वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पे जाती है, वहीं पे रहती है। जैसे kiran.com अगर आपने बनाया तो वो जाके स्टोर होगा इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ से ही सारी जगह पे फिर वो जाएगा। वो पूरा एक सर्वर समझ लो यहाँ पे बना हुआ है। तो 1991 में उन्होंने सबसे पहला HTML का वर्जन था जिसको हम HTML 1.0 कहते हैं, वो बना था 1991 में। फिर इसके बाद में धीरे धीरे कई सारे वर्जन जैसे कि HTML 2.0 आया, 3.0 आया, 4.0 आया, 5.0 आया आपका 2014 में, और अभी 2017 में इसका अपडेटेड वर्जन आया था 5.2, जो कि अभी तक हमारा लेटेस्ट वर्जन है। 2025 में अभी कोई भी लेटेस्ट वर्जन नहीं है, 5.2 के बाद में कोई भी वर्जन बना नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? अगर आप पूछोगे कि HTML 1 में क्या था, तो HTML 1 में पहले सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते थे, पैराग्राफ पढ़ सकते थे, इतना ही था। फिर 2.0 जब आया तो 2.0 में आप टेक्स्ट भी दिखा, पैराग्राफ भी दिखा, इमेजेस भी आना स्टार्ट हो गई। फिर 3.0 में और अपडेट आया उसका, जिसमें आप इमेज वगैरह टेक्स्ट वगैरह तो डाल ही सकते थे, उसको कलर्स वगैरह दे सकते थे। पहले सिर्फ ब्लैक दिखता था सारी चीज़ें, ठीक है। यानी यहाँ पे जब इमेजेस आई तो यहाँ पे लिंक वगैरह भी आई थी, जो आपकी मल्टीपल पेजेस आप लोग कनेक्ट कर सकते थे। 3.0 में कलर्स यानी थोड़ा सा CSS आया था उसमें। फिर 4.0 जब आया तो यहाँ से आप लोगों को इमेज के बाद में इसके अंदर आपको मेरे ख्याल से वीडियोस वगैरह भी आना स्टार्ट हो गए थे। और 5.0 में पूरी तरीके से फिर ऑडियो, वीडियो, पूरा का पूरा इसका कंटेंट ही समझ लो आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे अपडेट्स लाए, और अभी 5.2 के बाद में कोई भी अपडेट्स नहीं है, क्योंकि यही अपडेट्स अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा अभी और कुछ भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये HTML की हिस्ट्री थी जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 5.2, ठीक है। अपडेटेड वर्जन किसी ने पूछा तो आप बता सकते हो 2017 से 5.2 HTML चल रहा है, उसके बाद में कोई भी अभी अपडेटेड वर्जन नहीं आया हुआ है। क्लियर है ये चीज़? कुछ डाउट? ठीक है, चलेगा। अभी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे पहली वेबसाइट वगैरह कौन सी थी, बाकी चीज़ें हम कल से HTML पूरा कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे चाहे तो। पहली वेबसाइट अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गूगल क्रोम हम ओपन कर लेते हैं। वर्ल्ड की सबसे पहली वेबसाइट, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको। सबसे पहली जो वेबसाइट थी http://info.cern.ch, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि टिम बर्नर्ली कहाँ पे काम करते थे, सर नाम की एक कंपनी थी, वहाँ पे काम करते थे, तो वहीं पे उन्होंने ये इन्वेंट किया था। अब पहली जो वेबसाइट बनी थी वो कुछ इस तरीके से दिखती थी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप आओगे तो नीचे आप लोगों को ये वेबसाइट भी मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से, सिर्फ टेक्स्ट था पहले। अब ब्राउज द फर्स्ट वेबसाइट, जब पहली वेबसाइट जो इन्होंने बनाई थी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में ही बनाई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी थी उन्होंने कि ये सब क्या है क्या नहीं है, वो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। तो सबसे पहली वेबसाइट ये इतना ही था। क्या क्या दिखेगा? सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा और लिंक्स दिखेगी। अगर इस पर क्लिक करोगे तो उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लिंक्स क्या है, तो लिंक्स पे क्लिक करोगे तो लिंक्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें इन्होंने
जो बेसिक बनाई थी वो यहाँ पे आपको दिखेगी। अब ब्राउज़र फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग द लाइन मोड ब्राउज़र। हाँ, अभी ये क्या है ये भी बता देता हूँ। जब पहली वेबसाइट इन्होंने बनाई तो कुछ इस तरीके से दिखती थी, और इसके लिए जो पहला ब्राउज़र यूज़ किया गया था उसको कहा जाता था लाइन मोड ब्राउज़र। ठीक है, वर्ड का जो पहला ब्राउज़र था www था, लेकिन इसको चलाने के लिए उन्होंने जो पहला ब्राउज़र इन्वेंट किया उसको लाइन मोड ब्राउज़र कहा जाता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखती थी। अभी जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देखो कैसे वो चल रहा है। जैसे फिर से इस वेबसाइट पे आएंगे हम, अब देखो कुछ इस तरीके से चलती थी, और सबसे पहली वेबसाइट ऐसे दिखती थी, वर्ल्ड वाइड वेब वाली। अब इसके आने लाइन मोड ब्राउज़र के बाद में जो सबसे पहला इंटरेक्टिव पैनल इन्होंने बनाया, ब्राउज़र बनाया, उसको मोज़ेक ब्राउज़र कहा जाता है। अगर किसी ने पूछा तो ये भी ध्यान में रखो चाहे तो आप। लर्न अबाउट द बर्थ ऑफ द वेब, यानी वेबसाइट का जन्म कैसे हुआ था। तो यहाँ पे वो चीज़ें सन वालों ने अभी भी बना के रखी हुई है। ये टिम बर्नर-ली है जिन्होंने वेबसाइट बनाई थी, ये उनका पीसी था। अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है कि ये सबसे पहली वेबसाइट ऐसी थी, इस तरीके से सिर्फ टेक्स्ट दिखता था उसके अंदर, तो वो आपको दिखेगा। ये लाइन मोड ब्राउज़र है, यहाँ पे उन्होंने वो भी रखा हुआ है। ये लाइन मोड ब्राउज़र पे ही आप जाओगे तो सारी चीज़ें और भी आपको अंदर दिखेगी। इस वेबसाइट पे जाके आप थोड़ी बहुत सारी चीज़ें और देख सकते हो कि क्या कैसे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखेगा आपको। तो ये कुछ इस तरीके से पहली वेबसाइट, इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे रिसोर्सेस वगैरह, न्यूज़ वगैरह, आप चाहे तो पढ़ना चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। सन के बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ बता के रखा हुआ है, अबाउट सन कंपनी क्या थी, कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे के रखा हुआ है। जो मैंने बताया था कि पहला सर्वर इनका अगर आपको देखना है तो आप HTML की हिस्ट्री अगर जाओगे, विकीपीडिया पे जाना, विकीपीडिया पे आपको ये मिल जाएगा। जो पहला सर्वर का फोटो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये टिम बर्नर-ली जिन्होंने ये बनाया था, और इसी का फोटो अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा देखो। इसको नेक्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है। ये सबसे पहला क्या था, सर्वर था जो 2400 घंटे चालू रहता था, जिसपे उन्होंने www पहले लाइव किया था, और ये उसका फोटो है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मशीन इज, लिखा है अभी कुछ आगे उन्होंने, डू नॉट पावर डाउन, यानी इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बंद कर देंगे तो लाइव होती क्या वेबसाइट? नहीं होती ना। ये देखो पावर डाउन नहीं करना है, ऐसा उन्होंने मेंशन भी किया था। और ये नेक्स्ट करके उनका देखो ये लोगो, ये इन्होंने खुद से लगाया था, ये कोई कंप्यूटर का नाम नहीं है नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट जो लिख के रखा है इन्होंने खुद से लगा के रखा हुआ था, इसीलिए इस सर्वर का नाम भी उस टाइम पे नेक्स्ट रख दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे ये पीसी उन्होंने बना के रखा था, सर्वर बना के रखा था, और पूरी वेबसाइट वहाँ पे लॉन्च की थी उन्होंने। तो ऐसे जाओगे तो इंटरनेट पे पढ़ोगे तो काफ़ी सारी डिटेल्स आपको और जानने को मिलेगी, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है, खाली बैठे हो तो चाहे तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कोई पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को, लेकिन सिर्फ एज अ क्यूरियोसिटी आपको अगर जानना है तो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था HTTP वाला कॉन्सेप्ट, तो आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे नहीं आ रहा है कुछ HTTP वाला, चलो कोई भी दूसरी वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं, codingseekho.in। ये देखो आ रहा है HTTPS, यानी ये वेबसाइट सिक्योर है। अगर ये S नहीं दिखे तो समझ जाओ कि वेबसाइट सिक्योर नहीं है। यहाँ पे आपके पासवर्ड्स वगैरह डालने से आप लोग थोड़ा सा बचो, अगर डाल दोगे तो फिर प्राइवेटली सब जगह वो ओपन हो जाएगा।
कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। क्लियर है? अभी HTML का यूज़ हर वेबसाइट में होता है। ये अगर देखना है अगर आपको तो कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, जैसे हमने वेबसाइट ओपन की, राइट क्लिक करना है और आके इंस्पेक्ट करना है। कोई भी वेबसाइट आज की तारीख में जो भी बनी है, हर वेबसाइट में HTML और CSS का यूज़ होता ही है। विदाउट HTML CSS कोई भी वेबसाइट नहीं बनती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी आपको ये दिखेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ जिससे आपको कोड ज़्यादा दिखाई दे। ये देखो दिख रहा है अभी ये जो वेबसाइट बनी है, ये देखो ये फर्स्ट HTML से ही बनी हुई है। कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखो, ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं होगी जहाँ पे विदाउट HTML CSS कुछ भी वेबसाइट में हुआ होगा। ठीक है, जैसे अगर आप YouTube ओपन करके देखना चाहो तो YouTube ओपन करके देख लो। YouTube पे आ जाओ। ठीक है, अभी लॉगिन नहीं है ना, कुछ भी सर्च कर लो। चलो यहीं पे मैं कोडिंग सीखो सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, आ रहा है समझ में अभी? अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, चलो हो गई। ये देखो YouTube भी जो बना है वो HTML यूज़ करके ही बना हुआ है। अगर HTML कोई भी वेबसाइट पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, चाहे जो वेबसाइट पे जाओ, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, सब जगह ये कोड आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करके बनाई जाती है। किसी भी वेबसाइट पे जाओ, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करके उसका कोड आप लोग देख सकते हो कि उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सारी के सारा कोड नहीं दिखाता है। बैकएंड का कोड तो आपको नहीं मिलेगा, फ्रंट एंड का कोड यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलेगा। बाकी का अभी हम लोग कल देखेंगे आगे। HTML स्टार्ट करेंगे पूरा। ठीक है, टैग वगैरह से हिस्ट्री वगैरह हमने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो था आज देख लिया है। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो आप लोग टाइप कर सकते हो, आप लोगों के डाउट में ले लेता हूँ। बाकी आज का लेक्चर यहीं पे और है, बाकी हम कल देखेंगे आगे। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है तो पूछो आप लोग। अर्पित और भी जो लोग हैं, जगदीश, आर्यन, अरशद, सुमित, कुछ भी डाउट है आप लोगों के, आप लोग पूछ सकते हो। अर्पित का क्वेश्चन है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव जो है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज बना, रिएक्ट नेटिव यूज होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ वेब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे। आप रिएक्ट पढ़ने के बाद रिएक्ट नेटिव पे भी इजीली शिफ्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। थोड़ा सा होता है, वो चेंजेस आपको समझ में आ जाएगा जब आप रिएक्ट पढ़ लोगे तब। और किसी को कोई डाउट? लेक्चर में कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे, आपके सुझाव दे सकते हो, मैसेज करो क्लास के नंबर पे, आपके जो भी डाउट रहेंगे। जगदीश, पल्लवी, अरशद, सुमित, आप लोगों को कोई डाउट? जिसको भी डाउट रहे आप चाहे तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो क्लास के नंबर पे। ठीक है, मैं आप लोगों के सारे डाउट के आंसर वहां पे करूंगा। ठीक है, चलो फिर बाकी अभी हम लोग कल देखेंगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करो ये चीज़ें। तो जो मैंने चीज़ें बताई है इंटरनेट में, आईपी एड्रेस के बारे में, डीएनएस के बारे में, ये सारी चीज़ें आप लोग भी थोड़ा सा सर्च करो, देखो इंटरनेट पे जाके, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। अर्पित क्लास के नंबर पे मैसेज कर सकते हो
7385967573। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर चाहिए होगा तो मैं देता हूँ, लेकिन उस पर सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना। 9922583663, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैसेज करो सिर्फ व्हाट्सएप पे, कॉल्स मत करना। कॉल्स जब अर्जेंट कुछ होगा तो ही कॉल करो, अदरवाइज डायरेक्टली आप लोग मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे पर्सनली भी कर सकते हो, या फिर क्लास का नंबर भी ऑलमोस्ट मेरे पास ही होता है 7385967573। आप इस पे कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हो। ठीक है, और मेरे पर्सनल नंबर पे सिर्फ मैसेज करना। ठीक है, चलेगा। चलो एंड करते हैं फिर आज का लेक्चर, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें देखेंगे आराम से।